नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ये हैं अपनी सीरीज़ नंबर 3। इससे पहले वाली वीडियो भी आप जाकर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं कि PIED जो कार्यक्रम है वो क्या था, यानी इसकी पूरा नाम क्या था, कब लागू हुआ, क्या था, उसके बारे में जानते हैं। तो इसका पूरा नाम था इंग्लिश में जो प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। हिंदी में बात करें तो निर्योग्य व्यक्तियों की एकीकृत शिक्षा परियोजना थी। ये क्या करता है, जो निर्योग्य व्यक्ति हैं उनकी शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया था, जिसकी एक परियोजना प्रारंभ की गई थी। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी और ये कल्याण मंत्रालय यानी केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पता होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंदर लागू की गई थी। कंजक्टिवाइटिस रोग है, ये जो VI वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वैसे तो जो नॉर्मल जो फर्स्ट पेपर है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी उसमें पूछा जा सकता है, फिर भी VI जो बच्चे होते हैं, VI जो डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके बारे में बात करें तो ये एक जनसाधारण को होने वाली बीमारी है, सामान्य से बीमारी है। ये किसी को भी हो सकती है, पर्टिकुलरली नहीं कि इस प्रकार के व्यक्ति को हो सकती है, पर इसकी जो लापरवाही है वो आपको दृष्टिहीन बना सकती है। ये किस वजह से होती है? ये बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण से होती है। कभी कभी एलर्जी के पीड़ित व्यक्तियों में भी कंजक्टिवाइटिस के लक्षण विकसित हो जाते हैं। आँखों में सूजन आ जाती है, नेत्र गोलक लाल हो जाते हैं, आँखों में जलन होने लगती है, आँखों से पानी गिरने लगता है। आँखों के संक्रमण कुछ दिनों में ही ठीक हो जाता है। इस दौरान आँखों की अन्य विकृतियाँ न हो जाए, इसके लिए एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आँखों की अच्छे से देख रेख नहीं करेंगे, तो उसमें अन्य विकृति होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए हमें आँखों की जो सावधानी है वो बरतनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम अक्षमता जो शब्द है, जो स्पेशल एजुकेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिगम अक्षमता। इसके बारे में कुछ जानते हैं कि इसका जो शब्द था अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी जो शब्द था, इसका जो सबसे पहले प्रयोग 1963 के अंदर सैमुअल क्रिक के द्वारा किया गया था। अधिगम अक्षमता एक बहुत बड़ा लेक्चर है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसका जो वीडियो विस्तार से अपना जो यूट्यूब है वहाँ पर मिल जाएगा। एफोनिया क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है, जो HI वाले व्यक्तियों के लिए जो महत्वपूर्ण है। और ऐसे नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन डिसेबिलिटी वाला पार्ट है, ये पेपर 1 है, उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। एफोनिया क्या होता है? कभी कभी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के चलते व्यक्ति की आवाज़ पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती है। कभी कभी सोचते हैं हम बोलना चाह रहे हैं, फिर भी आवाज़ निकलती नहीं है, सपने में अधिकतर ऐसी बातें हो सकती है, तो इसको क्या कहते हैं? एफोनिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आशा का पूरा नाम क्या? आशा हमें 2 जगह मिलेगी, एक तो इंडिया के अंदर और एक जो विदेशों में है वो आशा। तो आशा जो बंगलोर की आशा नाम से भी इसको याद कर सकते हैं, पर ये आशा बंगलोर की आशा वाला नहीं है, ये है अमेरिकन स्पीच लैंग्वेज हियरिंग एसोसिएशन, ये वाली आशा है। तो इसको हिंदी में कहेंगे अमेरिकी वाक श्रवण एसोसिएशन। तो इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि इकोलेलिया क्या है? इकोलेलिया के बारे में आप सब लोग जानते होंगे इकोलेलिया क्या है। फिर बात करते हैं कि जो 9 से 10 माह का जो बच्चा होता है वो क्या करता है? दूसरों की बोली को नकल करता है, सेम टू सेम बोलता है, पर वो क्या नहीं जानता, उसका अर्थ नहीं जानता। जैसे पेरेंट्स बोल रहे हैं वैसे बोलेगा, पर वो उसका अर्थ नहीं जानता। पहले बच्चा माता पिता की नकल करता है, फिर अन्य लोगों की का 10 से 12 माह में बच्चा बाइसाइक लेवल शब्द जो बिना अर्थ का बोलने शुरू कर देता है, लेकिन उसका क्या नहीं जानता, कोई अर्थ नहीं होता है। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, पर वो अर्थ नहीं जानता, कहने का मतलब नकल करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि APA क्या है? APA का पूरा नाम क्या है? तो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, ये पूरा नाम APA का पूछा जा सकता है एग्जाम में। स्वलीनता प्रभावित व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न की व्याख्या किसने की थी? जो स्वलीनता जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं उनके जो व्यवहार पैटर्न है उसकी व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है लियो केनर को। इसने 1943 के अंदर इसकी व्याख्या की थी। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन से विद्वान ने ऑटिज्म प्रभावित बच्चों को भाषाई कौशल सिखाने के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नियम का प्रयोग किया था? ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नियम का प्रयोग किसके लिए किया था? भाषाई कौशल को सिखाने के लिए। ये भी पूछा सकता है कि जो
जो विद्वान थे उसका नाम नीचे देखेंगे कि लोवास इवार थे, डॉक्टर लोवास इवार। उनके साथियों ने मिलकर 1966 के अंदर ये क्रिया प्रसूति अनुबंध सिद्धांत का पालन प्रयोग करके भाषाई कौशल सिखाने में ऑटिज्म बच्चों पर प्रयोग किया था। तो ऐसे पूछा सकता है कि लोवास इवार और अन्य साथियों ने ऑटिज्म बच्चों को भाषा सिखाने के लिए कौन से नियम का प्रयोग किया गया था। तो कौन से नियम का प्रयोग किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नियम का प्रयोग किया। जो हिगामी विधि है स्पेशल एजुकेशन के अंदर एक महत्वपूर्ण विधि आती है, हिगामी विधि। हिगामी विधि जो ऑटिज्म बच्चों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, जो ये जापानी विधि एक तरह की। तो इसके बारे में बात करेंगे। जो जापान के डॉक्टर किरियुकी हारा, इन्होंने हिगामी विधि का प्रयोग किया था। और हिगामी क्या होती है? दैनिक रहन सहन इसका अर्थ होता है। ये जापानी विधि है, इसके अंदर क्या होता है? जो व्यक्ति की सारे क्रियाकलाप है उसको बढ़ावा दिया जाता है। जो डेली एक्टिविटी में जो भी काम करते हैं उसको बढ़ावा देने का कार्य हिगामी विधि के अंतर्गत किया जाता है। तो ये पूछा सकता है हिगामी विधि क्या है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वो बन सकता है। और इसका जो प्रयोग का प्रयास किया था वो किसने किया था? कियुकीहारा ने। तो ये भी आपको याद करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप कि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। धन्यवाद।